गुड आफ्टरनून एवरीवन। द सिनर्जी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एचसीएस के लिए साइंस का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइंस के क्वेश्चन कितने और जनरली कहाँ-कहाँ से आए गए हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस जो भी थे, हमने क्वेश्चंस देखे कि कितने क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से आए। आज हम एचसीएस 2023 का पेपर, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो 18 क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था, एक-एक करके उन सबको सॉल्व करते हैं। आइए। तो सीक्वेंस में क्वेश्चन है 83 से लेके 100 तक। सबसे पहले 83rd क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 डिजीजेस बता रखी है, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स और कैसे वो स्प्रेड करती है। हमें इसको देखना है और चीजों को आइडेंटिफाई करना है। डेंगी, जिसको हम डेंगू बोलते हैं, इट इज डेंगी कॉज्ड बाय मस्कीटो एंड स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। तो प्राइमा फेसी आप सभी को लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, बट इसमें एक बेसिक मिस्टेक है। इट इज नॉट कॉज्ड बाय मस्कीटो, इट इज स्प्रेडेड बाय मस्कीटो। एडीज मस्कीटो जो होता है वो इसको ट्रांसफर करता है, इसको स्प्रेड करता है। इसको कॉज तो एक वायरस करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी वो गलत हो जाएगी। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, वो कॉज करता है। यहां तक सब ठीक है। इट इज इट स्प्रेड्स थ्रू वाटर। यस, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड जो होता है उसके थ्रू ये फैलता है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रिंगवर्म। अब रिंगवर्म में वर्म आता है, बट ये वर्म से ना तो फैलता है और ना इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इट इज कॉज्ड बाय फंगस। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड स्प्रेड्स थ्रू वर्म्स। नो, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड? सो फर्स्ट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड इज करेक्टली मैच्ड एंड थर्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन पेयर। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 84th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायबिटीज। इट इज कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज। ठीक है। द ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड। ओके। द पेशेंट यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली, लूजेस वेट एंड बिकम लेथार्जिक। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज की जब बात आती है तो हमें पता है डायबिटीज किससे रिलेटेड है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कैसे रिलेटेड है? पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा कम करना। इंसुलिन काम करता है ब्लड शुगर को कम करने का। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड शुगर ज्यादा कम हो जाएगी। अब डायबिटीज में क्या होता है? हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? इट इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज। नहीं, इंसुलिन तो कम होता है। अभी हमने देखा ना कि इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। बट डायबिटीज का मतलब ही ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है द पेशेंट यूरिनेट्स फ्रीक्वेंटली, लूजेस वेट एंड बिकम्स लेथार्जिक। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो पूछा क्या गया है? कितनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो वी नो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा इसका बी। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Blood arteries have thick and rigid walls. Okay. And statement 2 is arteries carry oxygen rich blood from heart to various body organs under high pressure. तो सबसे पहले स्टेटमेंट दोनों देखने में हमें लगेगा प्राइमा फेसी कि दोनों ही ठीक लग रही है, बट एक छोटा सा यहाँ पे एरर है। ब्लड आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, यस, बट डू दे हैव रिजिड वॉल्स? दे हैव इलास्टिक वॉल्स। तो इलास्टिक वॉल्स आना चाहिए था, इन्होंने रिजिड वॉल दे दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, इसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज डी। तो आंसर सीधा डी हो जाएगा। आपको चाहे सेकंड स्टेटमेंट ना भी पता हो, बट हम इसको पढ़ लेते हैं, वेरीफाई करते हैं।
Arteries carry oxygen rich blood. Yes, they carry oxygenated blood. From heart to various body organs. Yes, this is correct. Under high pressure. Yes, absolutely correct. Second statement is correct. First is wrong. तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Okay. So 86th question is about hydrogen. Hydrogen is considered as a clean automobile fuel for nature. Yes, absolutely correct. Green hydrogen का concept आ रहा है अभी. हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ पुश कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा, तो उसमें हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, क्लीन फ्यूल होगा वो. ठीक है. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. इन द यूनिवर्स की बात हो रही है, अर्थ की बात नहीं हो रही, यूनिवर्स की बात हो रही है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. देखो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट क्या हाइड्रोजन क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल इसलिए है कि वो अबंडेंट है, या इसलिए है कि वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, या इसलिए है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिलीज नहीं करता है जो दूसरे फ्यूल्स करते हैं? जो दूसरे वाला रीजन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट इसकी एक्सप्लेनेशन होती. वो अबंडेंट है इसलिए वो क्लीन है, ये बात कहना ठीक नहीं होगा. तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. तो आंसर बी हो जाएगा, 86 का बी. आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी चीजें. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है. अगेन 87. जिनिंग, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स. ठीक है. वीविंग, मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स. ओके. पॉलिएस्टर मेल्ट्स ऑन कैचिंग फायर एंड स्टिक्स टू द बॉडी. तो फाइबर एंड फैब्रिक टॉपिक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी में है ये चीजें. पॉलिएस्टर मेल्ट्स ऑन कैचिंग फायर एंड स्टिक्स टू बॉडी, बहुत कॉमन सी टर्म, ये सबको पता होगा, तो दिस इज करेक्ट. जिनिंग इज सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. वीविंग इज मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स. नो, दिस इज स्पिनिंग. ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पार्ट है, सेकंड वाला, इसमें मिस्टेक है. स्पिनिंग आना चाहिए था, विविंग दिया है, गलत हो जाएगा. तो 1 एंड 3 आर करेक्ट. पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. आंसर इज बी. ओके. तो बी जो है वो करेक्टली मैच्ड हो जाएगा. मतलब दो पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, फर्स्ट और थर्ड. सेकंड वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. 88. तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन है. The effect of ant bite can be neutralized by rubbing calamine solution. Okay. Calamine solutions contains zinc carbonate which is basic in nature. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो जिंक कार्बोनेट होता है, उसमें वो बेसिक होता है नेचर में. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसीलिए उसको यूज करते हैं एंट बाइट के बाद में, क्योंकि जो एंट होती है, एंट बाइट से हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड बोल देते हैं हम, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जो है वो आ गया है. उस मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो कोई ना कोई बेस चाहिएगा. बेस कौन सा यूज करते हैं हम? जिंक कार्बोनेट को एज अ बेस यूज करते हैं, जो किसमें होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन में होता है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो दिस विल बी ए. आई होप ये समझ आया आपको. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. यस, बिल्कुल सही बात है. ओके. नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर, रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल. ठीक है. कन्वेक्स मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट. एचपीएससी ने एक छोटा सा खेल खेला यहाँ पे, इनको ऑपोजिट कर दिया. कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट. ठीक है. क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में जो डेंटिस्ट होगा वो बहुत पास से उसको इमेज देखनी है, और उसको दांत की थोड़ी बड़ी इमेज देखनी है, ना कि छोटी. उसको जब बड़ी इमेज देखनी है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है. और जो कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारी कार में या बाइक में जो रियर व्यू मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, हमें पता होगा. और ये अगर नहीं पता है तो एनसीईआरटी में गिवन है, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, वहां पे गिवन है, वहां से आप पढ़ लीजिए कौन से मिरर की क्या एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे ओनली वन पेयर इज करेक्ट, सही होगा. 89 का विल बी ए. नेक्स्ट 90. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. क्विक लाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट्स. यस. स्लेक लाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रिपेयर सोप. ओके. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू मेक टॉयज. ठीक है. देखिए, क्विक लाइम को सीमेंट बनाने के लिए और सीमेंट को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. प्लास्टर ऑफ पेरिस से टॉयज बनते हैं. ठीक है. ओके. बट इज स्लेक लाइम यूज्ड टू प्रिपेयर सोप? नो.
स्लेक्ट लाइम होता है हमारा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब हम सोप बनाते हैं तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरूरत होती है सोप बनाने के लिए। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमें कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो स्ट्रॉन्ग बेसिस है जिन स्ट्रॉन्ग बेसिस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सोप बना सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिवली एक वीकर बेस है, तो इससे जनरली सोप बनाने के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओनली टू पेयर्स। कौन कौन से पेयर? 1 एंड 3। तो आई होप ये भी आपको समझ आया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, take a few drops of onion juice, dilute vanilla essence and clove oil in 3 different test tubes and consider the following statements। तो ये जो एसेंस, वनीला एसेंस है, अनियन जूस और क्लोव ऑयल है, ये तीनों जो है हमारे वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का क्या काम होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? ये इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल में चेंज करके। अगर किसी चीज की स्मेल में चेंज हो रहा है और वो स्मेल में चेंज करके इंडिकेट कर रहा है सब्सटेंस कैसा है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगेन एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन है। अब जो ये तीनों है, अनियन जूस, डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोवेल, इन तीनों की एक प्रॉपर्टी है और वो हमको याद रखनी है। ये तीनों ही जब कोई बेस आता है, बेस का मतलब जैसे NaOH जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी इनकी। जब कोई बेस आएगा तो स्मेल गायब हो जाएगी, एसिड होगा तो स्मेल इंटेक्ट रहेगी। ये हमें याद रखना है और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन वैनिशेस अपॉन एडिशन ऑफ NaOH, हाउएवर इट परसिस्ट विद HCl। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि NaOH क्या है? बेस है। बेस होगा जब स्मेल वेनिश हो जाएगी, अभी हमने बात की। दिस इज करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला इज लॉस्ट अपॉन एडिशन ऑफ HCl, हाउएवर इट परसिस्ट विद NaOH। नहीं, उल्टा लिख दिया इन्होंने। अगर यहाँ पे NaOH के साथ ऐसा होता कि जब NaOH है तब लॉस्ट हो गई और HCl है तब परसिस्ट की, तब ये स्टिक हो जाता। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट अपॉन एडिशन ऑफ NaOH इन इट। यस, मैंने अभी आपको कहा कि तीनों जो है, अनियन जूस, डाइल्यूट वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, तीनों NaOH या बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि दो स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है और सेकंड वाली जो है वो गलत है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन pH of rain water lies in the range of 6 to 7, it is called as acid rain। No, this statement is correct। acid rain कब होगा? जब pH कम हो जाएगा, 6 से भी कम होगा। 6 से 7 में तो acid rain नहीं कहेंगे हम। tooth enamel start to corrode when pH of mouth is greater than 7। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। अंडर एसिडिक कंडीशन फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट कि एसिडिक कंडीशन में फार्मर क्विक लाइम को यूज करता है। ठीक है। टूथ इनेमल स्टार्ट टू कोरोड व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7। देखिए, जो हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं ना, वो टूथपेस्ट कैसी होती है? बेसिक होती है नेचर में। क्यों? और टूथपेस्ट का हम यूज क्यों करते हैं? कि हमारे दांत खराब ना हो। अब ग्रेटर देन 7 का मतलब तो ये है कि बेसिक, कि अगर हमारे माउथ की पीएच बेसिक होगी तो हमारे दांत जो है वो गल जाएंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम टूथपेस्ट को, ऐसी टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं जो बेसिक होगी? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टूथ इनेमल तब कोरोड होता है जब हमारे माउथ की पीएच एसिडिक हो जाती है, और उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिक टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या हो जाएगी? सिर्फ थर्ड। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 92 का आंसर वुड बी ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93, अगेन एसिड बेस सॉल्ट। Alkali is the base that dissolves in water। Absolutely correct। CaOH twice, which is calcium hydroxide, is not an example of alkali। No, it is an example of alkali। Dissolution of a base in water is an exothermic process, कि जब हम वाटर और बेस को मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। यस, दिस इज करेक्ट। डाइल्यूशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसीलिए हमने देखा कि जब हम किसी
एसिड या बेस को डाइल्यूट करना होता है, तब 2 ऑप्शन है, तो पानी को एसिड या बेस में डाल दें या पानी के अंदर एसिड और बेस को डालें। तो हम पानी के अंदर एसिड या बेस को डालते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा होगा और एसिड या बेस कम होगा डाइल्यूशन के टाइम पे, तो हीट जो है वो कंपैरेटिवली कम रिलीज़ होगी। अगर हमने एसिड के अंदर पानी की बूंद डालना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 93 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 94। ठीक है। एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इज HCl। नहीं, HCl नहीं होता है बी स्टिंग के अंदर, हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ Venus इज मेड अप ऑफ H2SO4। यस, दिस इज इनकरेक्ट। एंटासिड में मिथेनोइक एसिड होता है। देखो एंटासिड नाम में पता लग रहा है, एंटासिड मतलब एंट एसिड नहीं है, एंटासिड है। एंट अगर यहाँ पे लिखा होता कि एंट बाइट तो मेथनोइक एसिड एब्सोल्युटली ठीक था, बट यहाँ पे लिखा हुआ एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को कम करने के काम आते हैं, तो मेथनोइक एसिड तो ऑलरेडी एक एसिड है, तो उसको तो हम लिख नहीं सकते, है ना एंटासिड, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट विल बी ए। ओनली वन पेयर इज करेक्ट। कौन से वाला? सेकंड वाला, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ H2SO4। ठीक है। एंटासिड जो होता है उसमें मेथनोइक एसिड नहीं होता। एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इज HCl। नो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, उससे है touching a flame is an urgent and dangerous situation and we drag our hand involuntarily. This fast reaction is attributable to which of the following structures of nervous system? तो ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है। रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है कि कोई हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, हम फटाफट से हाथ हटा लेते हैं। उस टाइम पे हम सोचते नहीं ना कि ये चीज गर्म है, एकदम इनवॉलेंटरीली हमारा हाथ हट जाता है। इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड, यस। मोटर न्यूरॉन, यस। सेंसरी न्यूरॉन, यस। ब्रेन इन्वॉल्व होता है क्या डायरेक्टली? नहीं, ब्रेन तो को बाद में मैसेज जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में 1, 2 एंड 4 ये 3 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following functions are influenced by adrenaline? एड्रीनलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोल देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो कब बढ़ेगा? जब हार्ट बीट, हार्ट बीट से क्या होगा? हार्ट ज्यादा पंप करेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स, यस। आपका जो इवन आपका फेस है वो रेड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ब्रीदिंग रेट डिक्लाइंस, नो, ब्रीदिंग रेट तो इवन इंक्रीज हो जाता है, तभी तो आपका जो बॉडी है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो फोर्थ विल बी, जहां पे फोर्थ है उस पे कट कर देते हैं। ठीक है। अब 1 और 2 हमको चाहिए और 3 नहीं चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बी। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 97। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तब क्या होगा? ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो या तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी। एक ऑप्शन तो ये होता है कि लैक्टिक एसिड और एटीपी बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, ये 3 चीज बन जाएगी। हमसे पूछा गया है ये जो तीनों चीजें ईस्ट में बन जाएगी और लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी हमारे ह्यूमन सेल में बन जाएगी जब हम रन करते हैं, तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है मसल्स के अंदर। पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और सीधा सिर्फ सेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना ह्यूमन की बात हो रही ना ईस्ट की बात हो रही, तो चारों चीजें बनती है बिल्कुल। इथेनॉल भी बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, एटीपी भी बनता है। तो आंसर वुड बी 1, 2, 3 एंड 4, चारों चीजें बनेगी। 97 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट इज 98। 98 अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। कि किस इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में, वहां से क्या क्या सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो सब चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, ग्लूकोज भी,
अमीनो एसिड भी, सॉल्ट्स भी और वाटर भी। तो 1 2 3 4 चारों चीजें सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं इनिशियल फिल्टर रेट से। नेक्स्ट चलते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स? तो प्लांट हार्मोन 5 होते हैं, 4 हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एक होता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन का मिक्स्ड इफेक्ट होता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। हमसे पूछा गया है प्रमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, तो 1 2 एंड 3 तो प्रमोट करेंगे ग्रोथ को और 4 जो है वो इनहिबिट करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 100 पे। लास्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग अपॉन फूड दे ईट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज हर्बीवोर नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। ठीक है, हमें पता है कि सेल्यूलोज जो है वो किसमें होता है, ग्रासेस में, और वो हर्बीवोर खाते हैं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए हर्बीवोर जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दोनों रिलेटेड भी है। अच्छा, इसने सिंपली ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इसके साथ हमारा सारे जो क्वेश्चंस है वो कवर हो गए हैं। 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चंस को हमने देखा कि बायोलॉजी का पोर्शन और एसिड बेस्ड सॉल्ट जो है उस टॉपिक का पोर्शन यहाँ पे एक प्रीडोमिनेंट रहा है। बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा टफ नहीं आई है, एनसीईआरटी बेस्ड रही है इस वाले पेपर में चीजें। अब इनको कवर करने के लिए मेरे हिसाब से, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी सोर्सेज की, वो सोर्सेज आप कर लेते हैं अच्छे से तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 में जो पेपर मई में हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद 2022 वाले पेपर की चर्चा कर लेंगे, ऐसे करके जो पास्ट 3 इयर्स के पेपर है वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट साइंस के बारे में कोई और कुछ और प्लान करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और एनहेंस हो सके। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।